हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है बच्चों। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं हमारे पास जो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर के नहीं हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों छोटा सा। A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक रिएक्शन है सपोज। ठीक है, इसके लिए अगर आप रेट एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये होगा। तो इस रेट एक्सप्रेशन को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गई। तो ऑर्डर रिएक्शन की 2 होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो दो रिएक्टेंट हैं, इन दोनों रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट सॉल्वेंट है और वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, लार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। मान लीजिए बी है हमारा, वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है। तो जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो वो ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, उसकी कंसंट्रेशन में या उसकी अमाउंट में बहुत चेंज नहीं आता है। तो उसको हम ऑलमोस्ट क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। और अगर एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, मान लीजिए एक की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, तो रेट जो डिपेंड करेगा वो किस पर करेगा, इस पर करेगा। और रेट एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, तो रेट ऑर्डर क्या हो जाएगी, रिएक्शन की ऑर्डर हो जाएगी 1। तो ये अंडर सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट। ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट में कोई एक रिएक्टेंट हम लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम उसे कांस्टेंट ले लेते हैं एंड द रिएक्शन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, पहले डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअली दे आर नॉट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, बट under certain conditions they behave like first order, under certain conditions become reactions of first order are called pseudo first order reaction। ठीक है, तो सर्टेन कंडीशन वो क्या हो सकती है, जब हम एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो एसिटिक एसिड और इथेनॉल बन रहा है, ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें तो हम पहले ऐसे लिखेंगे, K डैश इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर वाटर हमारा एक्सेस अमाउंट में है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये वाला कांस्टेंट और ये K डैश भी एक कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं हम, उसको लिखते हैं K। ये K किसके इक्वल है, K डैश एंड वाटर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारे पास CH3COO C2H5। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये अब जो ऑर्डर हो गई रिएक्शन की वो क्या हो गई, 1 हो गई। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आती है बच्चों, और एग्जाम्पल पूछते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये आप इसका याद कर लीजिएगा और डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो हमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट जो होता है रिएक्शन का वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। हमने 2 फैक्टर बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे, अलग से एक वीडियो बनाई थी। उसकी मेन 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, जिसमें हमने रेट लॉ, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ये सब पढ़ा था। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक,
आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इसे हम, आर्हीनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो बच्चों, टेम्परेचर जनरली क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम जनरली टेम्परेचर बढ़ाते, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस की बात हम कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। जनरली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने का मतलब ये है बच्चों कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है यानी कि रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, ठीक। और इट वाज फाउंड दैट फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, ठीक है, पहले 30 डिग्री था अब हमने उसको 40 डिग्री कर दिया, या 40 डिग्री था अब हमने उसको 50 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हम देखते हैं फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट इज नियरली, लगभग, ठीक है, इज नियरली डबल्ड। जो रेट कांस्टेंट होता है बच्चों वो लगभग डबल हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए रेट कांस्टेंट k है पहले, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वो हो जाएगा 2k, ठीक है, समझ में आया। जैसे अगर हमारा टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और हमने इसको कर दिया 40 डिग्री, यहाँ पर अगर रेट कांस्टेंट हमारा 2 है तो ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ये टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है। अगर हम 50 डिग्री कर देते हैं, अगर हम फिर और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फिर इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से रेट जो होता है, रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। कुछ रिएक्शंस में 2.5, 3 तक भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली रिएक्शंस में ये डबल हो जाता है। तो हम डबल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल, ठीक। अब इसके लिए बच्चों एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं, किसने दिया, आर्हीनियस ने। आर्हीनियस गेव अ रिलेशनशिप, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया बिटवीन किसमें, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट में एक रिलेशन बताया, और वो इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू a e⁻⁻ अपॉन आर टी। इसे हम कहते हैं बच्चों आर्हीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम होता है आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी आर्हीनियस इक्वेशन है। इसमें k जो आप देख रहे हो, k है बच्चों रेट कांस्टेंट, k क्या है, रेट कांस्टेंट है। a क्या है, a भी एक कांस्टेंट है। a को हम कई बार तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं हम इसे, या हम इसको आर्हीनियस कांस्टेंट भी कहते हैं, आर्हीनियस फैक्टर, या हम इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है बच्चों। प्री का मतलब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है e, इससे पहले प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है। तो ये a हो गया, a भी एक कांस्टेंट हो गया। अब E जो आप देख रहे हो इसमें E है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी अभी हम बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। R इज गैस कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल
केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। जब एनर्जी की फॉर्म में लेना होता है तो 8.314 लेना है, और जब लीटर एटीएम में रखना होता है वॉल्यूम वगैरह की टर्म में तो हमें 0.083 लेना होता है। तो यहाँ पर हम 8.314 लेंगे, ठीक। T इज द टेम्परेचर, T आपका है यहाँ पर टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। दिस इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गया एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। आर्हीनियस ने बताया कि रेट कांस्टेंट में और टेम्परेचर में ऐसे ऐसे रिलेशन होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि कोई भी रिएक्शन किस तरह से होती है, कैसे होती है कोई रिएक्शन, और ये जो रेट कांस्टेंट 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से डबल हो जाता है, ये क्यों डबल हो जाता है, ऐसे क्या चीज़ डबल हो रही है, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों? चलिए देखो, कोई भी रिएक्शन है, जैसे हमने एक रिएक्शन लिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, ठीक है बच्चों, ये एक रिएक्शन लिया, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, जब हम रिएक्टेंट्स को लेते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, ठीक है। और कोलिजन से क्या होता है, उनकी जो एनर्जी होती है एक दूसरे में एक्सचेंज होती है। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल की एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज होगी तो एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाएगी, किसी की ज़्यादा हो जाएगी, कोलिजन की वजह से, ठीक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, कोलिजन जब होता है, कोलिजन के बाद प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो, एक ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर ले लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहां ले लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट्स हैं, मान लीजिए यहां पे रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, ये रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट की अपनी कुछ एनर्जी होती है बच्चों, कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जीरो नहीं होती है, तो यहाँ नहीं लेना है रिएक्टेंट को, थोड़ा सा ऊपर लेना है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होती है। अब क्या होता है, उनके बीच में कोलिजन हुआ, रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन से कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। तो जिनकी बढ़ जाएगी वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ी और वो यहाँ पर पहुँचेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज आती है उसे कहते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो वो कब बनेगा, जब इस एनर्जी बैरियर को जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, जिनकी एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये जो एनर्जी आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी, ये एनर्जी ही आपकी है एक्टिवेशन एनर्जी EA। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बन गए आपके प्रोडक्ट्स, ये बन गए प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये एनर्जी हो गई आपकी प्रोडक्ट की, यहाँ पर एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उस एनर्जी बैरियर को जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे केवल वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, सबकी एनर्जी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जितने मॉलिक्यूल की, जितने फ्रैक्शन की एनर्जी पहुंचेगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने तक, यहाँ तक पहुंचेगी, केवल वही फ्रैक्शन क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी के सारे अनरिएक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी हो गई बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। एक और टर्म होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, कहीं कहीं पर आप लिखा देखोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक, ये डिफरेंस है एक्टिवेशन एनर्जी और ये आपकी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो आ जाएगा आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये तो हुआ कि प्रोडक्ट
थ्योरेटिकली कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन से एनर्जी का एक्सचेंज होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी होगी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रिएक्शन होता है। अब बच्चों एक ग्राफ और बना लेते हैं हम। एक ग्राफ यहां पर मैं और बना रही हूं। यहां पर ले लेते हैं हम बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और यहां ले लेते हैं हम फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E, यानी कि ये कह सकते हो आप NE/NT, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मान लीजिए जो ग्राफ है वो इस तरीके का, फिर से बना लेते हैं इसको। मान लीजिए ग्राफ जो आ रहा है वो इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आ रहा है सपोज। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, इसको ऐसे समझो आप, ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इतनी एनर्जी, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इतने फ्रैक्शन की इतनी एनर्जी है, इतने फ्रैक्शन की इतनी एनर्जी है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन की एनर्जी हो गई, इतनी फ्रैक्शन की ये एनर्जी है। ठीक है, ये जो एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पीक आ रही है यहाँ पर, ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो गई, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन के पास है, तो इसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास ये एनर्जी है। अब मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर है, इतनी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो अभी आपको मैंने बताया जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी, केवल वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस पार्ट के आगे वाला जो ये फ्रैक्शन आप देख रहे हो, ये ठीक है, ये वो फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। बाकी जो इसके पीछे ये जितना भी फ्रैक्शन आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया ये हमने T डिग्री पर प्लॉट किया। अब हम इसका क्या करते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। सपोज हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया और हमने ग्राफ प्लॉट किया T+10 डिग्री पर। ठीक है, अब हमने T+10 पर जो ग्राफ बनाया तो सपोज ये ग्राफ इस तरह का आता है। ठीक है, ग्राफ चेंज हो गया। ठीक है, T+10 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ हमारा चेंज हो गया। क्या चेंज आया, ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हो, ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये लगभग क्या हुआ बच्चों, लगभग ये फ्रैक्शन डबल हो गया। लगभग द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, इसको और डबल कर सकते हैं हम, यहां तक कर लीजिए। ठीक है, तो द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद एक्टिवेशन एनर्जी EA, इट बिकम्स डबल। फ्रैक्शन आप देख रहे हो पहले इतना था, अब ये डबल हो गया है, इसलिए दैट इज वाई जो रेट कांस्टेंट होता है वो भी डबल हो जाता है, क्योंकि जो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है विद एक्टिवेशन एनर्जी EA और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स डबल, दैट इज वाई रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज क्या लिख सकते हैं, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ molecules with in energy equal to activation energy or greater than
और greater than activation energy becomes double. ठीक है, so rate constant also becomes double. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये दोनों ग्राफ भी, और रेट कांस्टेंट क्यों डबल हो जाता है ये भी हमने पढ़ लिया। ये दोनों ग्राफ की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में इनको ड्रॉ करके देख लीजिएगा। हो गया? चलिए, ये तो हो गया बच्चों थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट डबल क्यों हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम इक्वेशन पर बात कर लेते हैं। जो आर्हेनियस इक्वेशन थी बच्चों, आर्हेनियस इक्वेशन थी हमारे पास k इज इक्वल टू क्या थी, a e टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन थी हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन का लॉग लिया, ऑन टेकिंग लॉग। ठीक है, लॉग लिया तो आ जाएगा ln k, मैंने आपको बताया था नेचुरल लॉग लेना है केमिस्ट्री में, तो ln k आ गया नेचुरल लॉग, लॉग k इज इक्वल टू ये a इंटू दिस है, तो यहाँ पर आप लॉग लेंगे तो लॉग a प्लस लॉग b हो जाएगा। फॉर्मूलेज बताए थे मैंने आपको, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b, तो इसको हम लॉग a प्लस लॉग b लिख देंगे, लॉग a प्लस लॉग e टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है बच्चों, ये पावर है, ये आगे आ जाएगी, और log e की वैल्यू होती है 1 तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन आ गई। इसको ऐसा करते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी को हम इधर लिख लेते हैं, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस लॉग ए, इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें और एक ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ किस में बनेगा, y की जगह क्या है, log k, तो ग्राफ जो हम बनाएंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे हम log k में, और यहाँ से देखो 1 अपॉन टी में, 1 अपॉन टी में स्लोप क्या है, माइनस ई ए अपॉन आर, नेगेटिव स्लोप है, ये स्लोप आ गया माइनस ई ए अपॉन आर, ये स्लोप हो गया, और लॉग ए क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, लॉग के में और 1/t में। ठीक है, ये हमने लॉग ले लिया। अब सपोज एट टेम्परेचर T1 लिया हमने, एट टेम्परेचर T1 पर रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट सपोज K1 है, एंड एट टेम्परेचर T2, अगर हम टेम्परेचर T2 करते हैं तो सपोज रेट कांस्टेंट हमारा हो जाता है K2। ठीक है बच्चों, तो T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 है। अब इस इक्वेशन से हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, K की जगह रखेंगे हम log K1 इज इक्वल टू माइनस ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी, R कांस्टेंट है, T की जगह आ गया T1 प्लस log A कांस्टेंट है। अब log K2 दूसरी इक्वेशन बना ली, माइनस ई ए अपॉन आर T2 प्लस log A। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा आपको, नोट करिए इतना। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 बना ली हमने और ये इक्वेशन 2 बना ली। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को हम माइनस कर देंगे, तो जब माइनस करेंगे तो log A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब माइनस करेंगे इसको तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू और ये माइनस में रहेगी, और ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1। ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों इक्वेशन को माइनस करके log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू ई ए, देखो उधर क्या है यहाँ पर, ई ए अपॉन आर T1 माइनस ई ए अपॉन आर T2, ई ए अपॉन आर T1 पॉजिटिव पहले लिख दिया, माइनस ई ए अपॉन आर T2, ये हो गया।
अब यहाँ पर log A माइनस log B को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, log K2 अपॉन log A अपॉन B, तो log K2 अपॉन K1 हो गया, EA अपॉन R हमने ये कॉमन ले लिया और ये हो गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ इसे अगर हम log बेस 10 में चेंज करेंगे, log K2 बाई log K1 इज इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उस 2.303 को हम यहाँ डिवाइड में लिख देते हैं, EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपकी इक्वेशन बन गई जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसको नोट करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लिया, ग्राफ भी देख लिया। अब इसके आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा डेरिवेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड, इस इक्वेशन पर रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी पूछेंगे आपसे, K1 K2 देंगे, T1 T2 देंगे, ठीक है क्वेश्चन में, या आपसे T1 T2 में से कोई एक चीज़ पूछेंगे तो बाकी की सारी चीज़ें गिवन होंगी। वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ इससे रिलेटेड, देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन क्वाड्रपल, क्वाड्रपल का मतलब होता है 4 गुना, ठीक है, रेट कांस्टेंट 4 गुना हो जाता है व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, टेम्परेचर जो है वो 293 से 313 कर दिया है, यानी कि T1 आपको दिया है 293 केल्विन और T2 आपको दिया है 313 केल्विन, ठीक है, और रेट क्या हो रहा है, क्वाड्रपल हो रहा है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्वाड्रपल का मतलब बच्चों ये है कि K1 अगर K ले लेते हैं हम, तो K2 आपका 4K हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा उसका, है ना। इक्वेशन लगाई हमने, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। वैल्यू पुट करते हैं, log K2 की जगह हमने रखा 4K अपॉन K, अब ये K से K कैंसिल हो जाएगा, EA हमें कैलकुलेट करना है 2.303, R की वैल्यू बच्चों हमने रख दी 8.314, जूल में ये वैल्यू है, जूल पर केल्विन पर मोल। 1 अपॉन T1 की वैल्यू रखी हमने 293 माइनस 1 अपॉन 313। तो ये जो वैल्यू है K से K कैंसिल हो जाएगा, log 4 की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। लेकिन आंसर जो पहले निकलेगा बच्चों, आंसर पहले निकलेगा जूल में, जूल में निकलेगा। ये आंसर किलो जूल में दिया हुआ है, उसको 1000 से आप डिवाइड करोगे तब वो किलो जूल में आएगा। तो इस तरह से अब इसको कैलकुलेशन करना है, वो आप अपने आप करिएगा। मैंने बता दिया आपको कैसे वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और इसकी कैलकुलेशन आप खुद करिएगा, ये निकाल के देखिएगा। 1000 से लास्ट में डिवाइड करना किलो जूल में चेंज करने के लिए, तो ये आंसर आना चाहिए 52.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने बच्चों क्या पढ़ा है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और एक कोलिजन थ्योरी है, थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को रेगुलर देखिए, टॉपिक वाइज वीडियोस आती हैं, चैप्टर वाइज वीडियोस आती हैं, आप रेगुलर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।